ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। भारत के संविधान ने देश के हर नागरिक को बराबर हक और अधिकार देने की पहल करने के लिए सरकार को जिम्मेदारी लगाई है। मगर आज आर्थिक असमानता की गहराई इतनी बढ़ चुकी है कि कहीं लोग भूख से मर रहे हैं तो कहीं हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब थोड़ा इस मुद्दे पर बात करते हैं कि संविधान में ऐसे क्या प्रावधान हैं, उसके तहत नीतियों का निर्माण कर और उसको ईमानदारी पूर्वक लागू करवाकर आर्थिक असमानता को कम किया जा सकता है। तो आपका ध्यान संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से उल्लेखित है कि अनुच्छेद 38 और 39 पर जाकर टिकेगा। अनुच्छेद 38 और 39 देश की संपत्तियों का विकेंद्रीकरण की बात करता है। देश के नागरिकों में देश के आर्थिक संसाधन के वितरण में न्याय की बात करता है। अब हाल ही में आए कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर, देश के मात्र 1% लोगों के पास 73% संपत्ति है। दूसरी रिपोर्ट, मात्र 85% के पास 87,000 करोड़ रुपए हैं। ये दोनों खबरें ये पुष्टि करती हैं कि भारत के संविधान के भाग 4 का पूरा उल्लंघन सरकारें करती आ रही हैं। 55 वर्षों तक जहां कांग्रेस ने कार्य किया, वहीं लगभग 20 वर्षों तक बीजेपी ने इस देश के बागडोर को अपने हाथ में रखी। अब संविधान के उन प्रावधानों की व्यवहारिकता पर थोड़ा आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी, जिसके अनुपालन से 1950 के बाद थोड़ी बहुत आर्थिक असमानता को पाटने की दिशा में मजबूरी ही मगर पहल सरकार के द्वारा की गई। अंग्रेजों के भारत से जाने के बाद देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं को सरकार ने अपने अंतर्गत उनका राष्ट्रीयकरण किया और उन संस्थाओं जैसे रेल, सेल, पोस्ट ऑफिस, भवन सेक्टर, बैंक, शिक्षा संस्थान और भी अन्य में भारत के नागरिकों को सेवा में लगाया और इस माध्यम से नागरिकों से सेवा प्राप्त कर उस संस्थान के उत्पादन के लाभ का हिस्सा उन संस्थाओं में कर्मचारियों में वितरित किया गया। इससे बड़े पैमाने में आर्थिक समानता का रास्ता खुला, इसका परिणाम दिखना शुरू हुआ। मगर 1990 में जब देश के एक बड़े हिस्से को यानी भारत के अन्य पिछड़े वर्ग को जब 27% आरक्षण मिला और आर्थिक समानता ने अपनी जड़ें मजबूत करनी शुरू कर दी, तब शासक वर्ग ने देश के एक बहुत बड़े षड्यंत्रकारी चाल चली और देश की संपत्ति को भारत के पिछड़े वर्गों में हिस्सेदारी को रोकने का हथियार का प्रयोग शुरू किया। वो है निजीकरण। निजीकरण की नींव कांग्रेस ने रखी और आज बीजेपी उसको आगे बढ़ा रही है। अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 सरकारी संपत्तियों को इसी वर्ष निजी हाथों में देने की घोषणा की, जिसके तहत रेलवे, हाईवे, पावर ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन, टेलीकॉम, वेयर हाउसिंग, नेचुरल गैस, प्रोडक्ट पाइपलाइन, खनन, एविएशन, पोर्ट्स, स्टेडियम और भी अन्य हैं। अब जरा ये सोचिए, निजी हाथों में जाने से सबसे अधिक नुकसान किसका और फायदा किसका होगा? साधारण अर्थों में ये समझा जा सकता है कि निजी संस्थाओं के मालिक को पूरा फायदा और उस संस्थानों के कर्मचारियों का शोषण और नुकसान होगा। अब दूसरी बात पर ध्यान देते हैं कि कोई भी संस्थान जो घाटे में चल रही है उसको क्यों खरीदेगा? घाटे में चलने वाली संस्थान कैसे निजी हाथों में जाते ही फायदा देगा?
क्या खरीदने वाला कोई अडानी, अंबानी, बिरला, जिंदल इतना बेवकूफ है कि देश की घाटे वाली संस्थाओं को खरीद कर उसे फायदे में लाकर देश पर एहसान करेगी? अब आप इस वीडियो को और मेरे द्वारा दिए गए जानकारी के परिणाम लगभग समझ ही गए होंगे। देश का पिछड़ा वर्ग 1000 वर्ष से शोषित वंचित रहा है और संविधान के कारण से अधिकार युक्त तो होना शुरू ही हुआ था, मगर जिस वर्ग ने उसे गुलाम बना कर रखा है, उसे मानवीय मूल्यों से दूर रखा, आज वही और उसकी पार्टी सत्ता में काबिज है और फिर से भारत के पिछड़े वर्ग को देश के संपत्ति से बेदखल कर उसे सुविधाहीन बनाकर गुलाम बनाना चाहती है। मगर आज के परिवेश में जागृति बढ़ रही है और उसके साजिशों को देश की जनता भली भांति समझ रही है। जनता ने नौकरी के नाम पर सरकार चुना है, मगर इस सरकार ने भी कांग्रेस की तरह ही छलने का काम किया है। समय आएगा, लोग जागेंगे तो वैसी सरकार जनता द्वारा बनाई जाएगी और संविधान पूरी तरह से लागू होगा और देश की संपत्ति के विकेंद्रीकरण कर आर्थिक असमानता को दूर कर समता स्थापित की जाएगी। इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपके मन में कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और जाते जाते बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करते जाएं। जय संविधान, जय भारत।